बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। अजमल पहाड़ी को सरकारी टॉर्चर सेल में तशद्दुद का निशाना बनाकर उस वक्त की GIT पढ़ लें। 100 अफराद के कत्ल करने का इतराफ कराया गया था और अब भी ये कहा जा रहा है कि अजमल पहाड़ी ने 100 अफराद को कत्ल किया। GIT में जितने लोग गिरफ्तार किए हैं 100% किसी जो है वो हेट्रेड के बगैर पॉलिटिकल जो है वो स्कोरिंग के इन लोग ये सब दहशतगर्द है। फसाद आप कल रात से ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये सूरत हाल का एक पहलू है। दूसरा पहलू आज सुबह DIGFC बलोचिस्तान की रिहाइशगाह पर खुदकुश हमला था। खुदकुश हमले में DIG ब्रिगेडियर फरख शहजाद की अहलिया, पाक फौज के कर्नल खालिद, FC के 3 अहलकार, एक खातून और 2 बच्चों समेत 26 अफराद शहीद हो गए, जबकि 62 अफराद शदीद जख्मी हैं। कल और आज के ये दोनों वाकया साबित करते हैं कि सूरत हाल इंतहाई अलार्मिंग है। इस वक्त पाकिस्तान के हसास तरीन इलाके भी दहशतगर्दों से महफूज नहीं हैं। दहशतगर्द जब और जहां चाहते हैं हमला करते हैं और दर्जनों मासूम लोग शहीद हो जाते हैं। आम लोगों की जिंदगी तो गैर महफूज है ही, लेकिन पाकिस्तान के हसास तरीन इलाके और अहम तरीन शख्सियात भी दहशतगर्दों से महफूज नहीं हैं। माजी में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के कानवाई पर हमला हो, उनके तैयारे पर फायरिंग हो, परवेज मुशर्रफ के घर के करीब हाई सिक्योरिटी जोन में पुलिस चेक पोस्ट पर हमला हो, नेवल हेडक्वार्टर लाहौर हो, ट्रेड लाइन रावलपिंडी हो, कराची में ISI की बिल्डिंग हो, FIA लाहौर की बिल्डिंग हो, मनामा वाला पुलिस सेंटर हो, पुलिस लाइन से इस्लामाबाद हो, GHQ रावलपिंडी हो, मैरियट होटल हो, लाहौर में श्रीलंकन टीम पर फायरिंग हो, कमांडेंट FC सफवत गयूर हो, जनरल मुश्ताक बेग हो, PNS मेहरान हो, या आज DIGFC फरख शहजाद हो, पाकिस्तान का कोई हसास इलाका, कोई हसास इमारत और कोई अहम शख्सियत महफूज नहीं। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत और हुकूमत का कोई इदारा इस दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए संजीदा नजर नहीं आ रहा। हमला होता है, फायरिंग होती है, खुद कुछ बमबार खुद को उड़ा देते हैं। 15, 20, 30, 40, 50 मासूम जाने लुकमा अजल बन जाती हैं। मजम्मती बयान जारी होते हैं और लवाहिकीन की चीखें, आहें, सिसकियां और शोहदा का खून और चीथड़े इन मजम्मती बयानों में दफन हो जाते हैं। 2-4 दिन शोर होता है, इंक्वायरी कमेटियां भी तश्कील दी जाती हैं, बहसो मुबाहिसे भी होते हैं, लेकिन इस शोर, इन कमेटियों और इस बहसो मुबाहिसे से निकलता कुछ नहीं है। सदर परवेज मुशर्रफ से लेकर ब्रिगेडियर फरख शहजाद तक सूरत हाल यूं की तूं रहती है। हमारी हुकूमत, हमारे सियासतदान और हमारी पार्लियामेंट्री सूरत हाल पर किस कदर संजीदा है, आप इसका अंदाजा सिर्फ एक वाक़े से लगा लीजिए। अक्सर मुस्लिम लीग नून ने 12 अगस्त को कराची और कोयटा के हालात पर पार्लिमानी कमेटी बनाने की दरख्वास्त की थी। स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने 28 अगस्त को यानी 16 दिन बाद 17 रुकनी कमेटी तश्कील दी। कल 9 दिन बाद इस कमेटी का पहला इजलास हुआ और यह इजलास 2 घंटे तक जारी रहा, लेकिन इससे टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए एक सब कमेटी और चेयरमैन के इंतखाब के अलावा कुछ नहीं निकला। सब कमेटी 12 सितंबर को टर्म्स ऑफ रेफरेंस कौमी असम्बली के इजलास में पेश करेगी और अगर कौमी असम्बली ने इनकी मंजूरी दे दी तो कार्रवाई आगे शुरू हो जाएगी। लेकिन सफारशात कब तैयार होंगी और क्या इन सफारशात पर अमल भी होगा, इसके बारे में इस पूरे मुल्क में किसी को यकीन नहीं है। आप खुद सोचिए, जिस पार्लियामेंट की 2 मुत्तफिका करारदादें रद्दी के कागज साबित हुई हों, उसकी इस पार्लिमानी कमेटी की सिफारिशात के बारे में किसी को क्या तवक्कुआत हो सकती हैं। इसके मुकाबले में आप दूसरी कौमों और मुल्कों को देख लीजिए। मैं आपके सामने बरतानिया की मिसाल पेश करूंगा। बरतानिया के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में छोटे और मामूली नौयत के मसाइल पर भी 2-2, 3-3 दिन मुसलसल सेशन चलता है और जब तक उस मसले का कोई हल तलाश नहीं कर लिया जाता
इजलास खत्म नहीं होता। मसलन हाउस ऑफ लॉर्ड में 10 मार्च 2005 को टेररिज्म बिल पर सेशन हुआ था और ये सेशन मुसलसल 32 घंटे और 31 मिनट तक चलता रहा। 20 अक्टूबर 2003 को हेल्थ एंड केयर पर सेशन हुआ और ये सेशन मुसलसल 26 घंटे और 24 मिनट तक चलता रहा। और 28 जून 1988 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एजुकेशन रिफॉर्म्स पर सेशन हुआ और ये सेशन 18 घंटे और 17 मिनट तक जारी रहा और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर उस वक्त तक हाउस से बाहर नहीं निकले जब तक उन्होंने इन मसलों का हल तलाश नहीं कर लिया। अब आप पाकिस्तान की सूरत हाल मुलाहिजा कीजिए। बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान तारीख के बदतरीन बहरानों से गुजर रहा है। हम लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला हैं। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान सिलाब में डूबे हुए हैं। लाखों लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। पीआईए क्रश कर चुकी है। रेलवे का पट्टा बैठ चुका है। सिक्योरिटी की सूरत हाल इंतहाई नाकस है। कराची आग और खून में लुथड़ा हुआ है और दहशतगर्दों ने पिछले 5-6 बरसों से पूरी कौम को तबाह करके रख दिया, लेकिन हमारी गवर्नमेंट किसी मसले पर संजीदा नजर नहीं आती। अगर हमारे हुक्मरान दहशतगर्दी के मसले पर पार्लियामेंट का इजलास बुलवाएं, कराची और कोयटा पर ही एक बड़ा इजलास कर लें, हर पार्टी से तजावीज मांगें और यह फैसला कर लें कि सेशन उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक हम इसका कोई मुस्तकिल हल तलाश नहीं कर लेते। ये लोग पार्लियामेंट के दरवाजे बंद करें और ये फैसला कर लें कि इस बार पार्लियामेंट की तजावीज पर हर सूरत अमल होगा, तो यकीन कीजिए हम इन तमाम बहरानों से निकल सकते हैं। लेकिन इसके लिए हुकूमत के अंदर, सियासतदानों के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर एक विल और संजीदगी होनी चाहिए। और जब तक ये विल और ये संजीदगी नहीं आएगी, हम इसी तरह इन मिसाइल का शिकार रहेंगे। हम आज के मौज़ूआत की तरफ आते हैं। आज कोयटा के हसास इलाके में 2 खुदकुश धमाके हुए। दहशतगर्द TIGFC के घर में दाखिल हो गए। अगर हसास इलाकों की यह हालत है तो आम आदमी की जिंदगी कैसे महफूज बनाई जा सकती है और दहशतगर्द क्या चाहते हैं, यह हमारी पहली स्टोरी होगी। आज डीजी रेंजर्स ने सुप्रीम कोर्ट में सियासी जमातों पर टारगेट किलर्स की पुष्ट बनाई का इल्जाम लगा दिया। यह हमारी दूसरी स्टोरी होगी। कल रात MKM के मुस्तफा कमाल ने अजमल पहाड़ी समेत JIT की रिपोर्ट्स को झूठा करार दे दिया, जबकि सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने इन रिपोर्ट्स को 100% दुरुस्त करार दे दिया। कौन सच्चा है और कौन गलत, यह हमारी तीसरी स्टोरी होगी। और MKM के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ भी सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिगड़ गई है। काफ लीग के वज़रा और बशीरों ने इस्तीफे देने का फैसला कर लिया। यह हमारी चौथी स्टोरी होगी। और आज मियां नवाज शरीफ ने लाहौर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि ये सियासत को नहीं, मुल्क को बचाने का वक्त है। लेकिन इस मुल्क को बचाएगा कौन, हम इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। आज सुबह 8:56 पर कोयटा में फ्रंटियर कोर के DIG ब्रिगेडियर फरक शहजाद के घर पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। दहशतगर्दों ने पहले 100 किलोग्राम बारूद से भरी हुई गाड़ी DIG के घर के बाहर लगी स्क्वाड से टकरा दी, इसके बाद फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ और फिर एक खुदकुश हमलावर DIG के घर में दाखिल हो गया। घर में ब्रिगेडियर फरक शहजाद, उनकी बेगम, FC हेडक्वार्टर के एडमिन ऑफिसर कर्नल खालिद और PRO मुर्तजा बेग मौजूद थे। खुदकुश हमलावर ने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया, जिसके नतीजे में ब्रिगेडियर फरक शहजाद की बेगम और कर्नल खालिद मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि ब्रिगेडियर फरक शहजाद और मुर्तजा बेग शदीद जख्मी हुए। ब्रिगेडियर साहब के बच्चे उस वक्त स्कूल जा चुके थे, इसलिए वो महफूज रहे। इस हमले के नतीजे में 26 अफराद शहीद और 62 जख्मी हुए। खुदकुश हमलावर का कार्ड बरामद हो चुका है। कार्ड के मुताबिक ये अफगान महाजर है। इसका नाम अहमद वल्द सईद कुल है और इसका ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे तंदूर से है और ये एक उज़्बक बाशिंदा है। ब्रिगेडियर साहब की रिहाइश का इंस्कम रोड पर वाक़या है। ये कोयटा का इंतहाई हसास इलाका है। यहाँ सरकारी अफसर रिहाइश पजीर हैं। ब्रिगेडियर फरक शहजाद के घर की दीवार IG पुलिस के घर से जुड़ी हुई है। घर के बिल्कुल सामने कमिश्नर ऑफिस और रिहाइश का है। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत, जिला कचहरी, गवर्नर हाउस और वजीर आला सेक्रेटेरिएट भी इनके घर के बहुत करीब है। गोया ये इंतहाई हसास इलाका है। यहाँ 5 CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। ब्रिगेडियर साहब के घर के ऊपर FC की एक चेक पोस्ट भी मौजूद है,
जिस पर 24 घंटे एहलकार तैनात रहते हैं। आम लोगों को इस इलाके में दाखिल होने की इजाजत नहीं, लेकिन इसके बावजूद दहशतगर्द इस इलाके में इतनी बड़ी कार्रवाई करने में कामयाब हुए। ये कोई पहला मौका नहीं कि दहशतगर्द किसी हसास इलाके या बड़ी शख्सियत को टारगेट करने में कामयाब हुए हों। इससे पहले भी दहशतगर्द हाई वैल्यू टारगेट्स पर कई बार हमले कर चुके हैं और इसमें सैकड़ों लोग शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान में बेशुमार ऐसी सियासी शख्सियात हैं जिन पर खुदकुश हमले हुए, लेकिन ये खुशकिस्मती से इन हमलों में बच गए। उनमें सदर परवेज मुशर्रफ से लेकर आफ्ताब अहमद शेरपाव तक, मौलाना फजलुर रहमान, इस्फंतियार फली, अमीर मुकाम और साबिक वजीर आजम शौकत अजीज जैसे लोग शामिल हैं। सवाल यह है कि दहशतगर्द इन अहम शख्सियात और इन हसास मकामात पर हमलों से दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं? क्या ये लोग ये बताना चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में ये जहां चाहें, जिसको चाहें, अपना हदफ बना सकते हैं? दहशतगर्द इन हमलों से क्या हासिल करना चाहते हैं? हमने इन तमाम सवालों के जवाब तलाश करने के लिए ISI के साबिक डीजी जनरल हमीद गुल साहब से राब्ता किया। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनरल साहब, ये दहशतगर्द क्या करना चाहते हैं, ये स्टैब्लिश क्या करना चाहते हैं पाकिस्तान में? मेरा ख्याल है बड़ी वाज़ेह बात है कि हम एक हालत जंग में हैं। वी आर फाइटिंग ए वॉर विच इज इनविजिबल, नजर नहीं आती, और ये बड़ी परनिशियस होती है। अब देखें, अब जैसे कराची में कत्लेआम होता है या कोयटा में अभी ये धमाका हुआ, और जगहों पर रोजाना आए दिन हर कोने के अंदर, मुल्क के अंदर अभी धमाके हो रहे हैं। तो ये अगर फर्ज किया कि हम इंडिया के साथ जंग लड़ रहे होते, आए दिन बम बरसते और फिर उसके नतीजे में बहुत कैजुअलिटीज होती, डैमेज होते, हमें पता होता कि भाई क्यों का हो रहा है ये। जो कंफ्यूजन यहाँ ये है कि इट इज एन इनविजिबल वॉर, हम देख नहीं सकते, लेकिन जो जुल्फिकार मिर्जा की रेवोल्यूशन हैं अमेरिका के मुतालिक, और यकीनन बरतानिया भी उसके साथ मिला हुआ है, उससे तो ये लगता है कि हमें बाकायदा जंग का निशाना बनाया जा रहा है। अब वो ये जंग ये है कि वो बराह रास्त मुसल्लत कर नहीं सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है और इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते थे। लिहाजा जो वर्ल्ड पावर इस वक्त जो कि खित्ते के अंदर अपनी एजेंडे को एडवांस करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को एक सॉफ्ट स्टेट के तौर पे पेश करना चाहते हैं, जहां इतना कंफ्यूजन हो जाए जिसमें नेशन पूरी की पूरी अननर्व हो जाए। देखिए, जंगों से नेशन अननर्व नहीं होती, हालांकि नुकसान बहुत होते हैं, लेकिन जंगों से उनके आसाब जो हैं, बाज़ हमारी जैसी कौमों के आसाब और भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। मैंने 65 की जंग जो कल ही आपने देखा कि वहां पे ये हुआ था, तो चीजों की कीमतें गिर गई थी। यकीन करें कि बड़ा अजीबो गरीब एक्सपीरियंस था। मैं सियालकोट के महाज पे भी था, चविंडा के महाज पे भी था, और हैरत अंगेज तब्दीलियां आई हैं उस वक्त से लेके अब तक। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमें इस वक्त पता नहीं है दुश्मन हमारा कौन है और किसके साथ लड़ रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये जंग तो है और हकीकी जंग है। लेकिन जनरल साहब, एक चीज बड़ी जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये जो दहशतगर्द हमले हो रहे हैं, आज का भी हमला उसमें शामिल है, इससे पहले GHQ में हुआ, PNS मेहरान का जो हमला था वो, इन हमलों के जरिए मुझे महसूस ये होता है कि कुछ ऐसी ताकतें जो ये साबित करना चाहती हैं कि पाकिस्तान का कोई भी मुकाम, ख्वाह वो कितना ही हसास क्यों ना हो, वो हमारे टारगेट पे है और हम उसको हिट कर सकते हैं। जी, ये तो बात ये है। अब जो खुद कुछ हमले होते हैं ना, उनको आपको मालूम ही है कि ड्रोन अटैक्स जो किए गए, उनका मकसद अमेरिका के लिए जंग जीतना नहीं था। कोई उन्होंने जंग नहीं जीती। अफगान बैटलफील्ड के ऊपर उनका कोई असर नहीं हुआ ड्रोन का। जो 3000 बंदे वहां मारे, मां सिवाय इसके कि उनको इश्तिहाल दिलवाया गया और फिर उन्होंने एक अपना तरीका इख्तियार कर लिया, जो कि शरई ना शरई है, गलत है, हर लिहाज से गलत है, हम जिस अंदाज से भी इसको देखें, लेकिन उसके बावजूद उनको एक लाइन के ऊपर, रास्ते के ऊपर डाल दिया गया। अब यहाँ पे जो आज का ब्लास्ट है जावेद, तो मैं उसके बारे में जो बात करना चाहता हूँ कि अलकायदा ने मेरी दानिश्त में अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया था, क्योंकि उसामा बिन लादेन उन लोगों को, वो मिस्री ग्रुप जो अलकायदा के अंदर था, उनको पाकिस्तान के खिलाफ उकसाने के फेवर में नहीं था। वो कह रहा था कि नहीं, यहाँ पाकिस्तान को हमने महफूज रखना है। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक नई सिचुएशन, इससे मैं अलार्म हो गया हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो अभी ये मौरितानी की वजह से या उससे पहले अतिया अब्दुल रहमान की वजह से कहीं उनकी स्ट्रेटजी के अंदर तब्दीली तो नहीं आ गई
لیکن میں اس کے اوپر کوئی حتمی رائے اس وقت نہیں دے سکتا. لیکن اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں مزید مسائل کو اس کے سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. خواصات آج سپریم کورٹ میں ڈی جی رینجرز میجر جنرل اعجاز چودھری نے کراچی کی صورتحال کو شمالی وزیرستان کے حالات سے کہیں زیادہ